नमस्कार, जय श्री राम सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। और आज हम बात करेंगे एसबीआई जूनियर एसोसिएट की जो वैकेंसी आई है। काफ़ी अच्छी वैकेंसीज आई, 13,000 प्लस वैकेंसीज आई हैं और बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं। और बिल्कुल भी ये सोचने की जरूरत नहीं है कि आपकी तैयारी किस लेवल की है, जिस भी लेवल की है बस अपनी पूरी जान लगा दो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। आपके पास एक बहुत सुनहरा मौका मिला है और इस एग्ज़ाम को पास करने में किस तरीके से आपको क्या पैटर्न रहेगा, कौन कौन सी वैकेंसीज, कहाँ कितनी वैकेंसीज है, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, उसकी सारी जानकारी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप कमेंट के द्वारा मुझसे पूछ सकते हो। कहीं भी किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो हम उसको सॉल्व जरूर करेंगे। तो जिस तरीके से बाकी अदर बैंक्स होती हैं, बाकी पब्लिक सेक्टर बैंक्स होती हैं, वो क्लर्क की वैकेंसीज निकालती हैं, उसी तरीके से एसबीआई अपने यहाँ पर एक जूनियर एसोसिएट की वैकेंसी निकालती है जो सिमिलर टू क्लर्क ही होता है। और एसबीआई अपनी वैकेंसीज आप सभी जानते हैं कि अलग से रिक्रूट करवाता है, अलग से उसकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। बाकी अदर जो प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो अपनी अलग रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो कि आईबीपीएस के थ्रू कराती है और एसबीआई अपना खुद का रिक्रूटमेंट प्रोसेस कराती है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। कुछ इस तरीके से हैं जिसमें आप देख सकते हैं जो टोटल वैकेंसीज हैं वो 13,000 के अराउंड है, 13,735 आप देख सकते हैं। इंडिविजुअल देखना चाहें तो इंडिविजुअल भी आप देख सकते हैं, जो गुजरात से बिलोंग कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है, जो कि लगभग 1,000 के अराउंड वैकेंसीज। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है जो तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए कि 1,000 से ज़्यादा वैकेंसीज आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। और ये वैकेंसीज आप किसी जिस स्टेट में आप हो उस स्टेट में से अलावा भी अगर आप किसी स्टेट में भरना चाहते हो तो वहां पर भी आप ये वैकेंसीज को, इस प्रोसेस को आप कंप्लीट कर सकते हैं। बट आपको वहां की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। और कौन से स्टेट में कौन सी लोकल लैंग्वेज है वो आपको यहाँ पर दी हुई है। जैसे गुजरात में आपको गुजराती आनी चाहिए, आंध्र प्रदेश में आपको तेलुगु या उर्दू आनी चाहिए, कर्नाटक में कन्नड़ आनी चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पर जनरली जब आप लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका होता है जो आपकी फाइनल सिलेक्शन के बाद होता है, तो उसमें आपको कुछ रीडिंग एंड राइटिंग के कुछ क्वेश्चंस वगैरह आपको दिए जाते हैं जो आपको कंप्लीट करने होते हैं। अगर वो कंप्लीट कर लेते हो तो फाइनली आपका सिलेक्शन होता है। तो शुरू करते हैं किस तरीके से आपकी एग्जाम होगी और किस तरीके से उसका पैटर्न रहेगा, वो सारी बातों पर हम बात करते हैं। एकेडमिक क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो जो कि यहाँ पर दी गई है, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, जो कि आप किसी भी डिसिप्लिन में अगर आप ग्रेजुएशन आपने करी है, चाहे आर्ट से करी है, चाहे कॉमर्स से करी है, चाहे साइंस से करी है, वो आपको यहाँ पर वैलिड है। और जो आपकी मास्टर्स अगर आपने करी है तो उसका भी बेनिफिट आपको यहाँ पर मिल जाता है। और उसके बाद आते हैं जो आपकी ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसमें एज लिमिट है। एज लिमिट आपकी यहाँ पर रहने वाली है 20 से 28 साल की एज लिमिट है, जो कि आपकी काउंट होगी 1 अप्रैल 2024 से। 1 अप्रैल 2024 से आप चेक कर लें कि आपकी एज लिमिट कितनी है। 20 से 28 के बीच में ही आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। और अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है 5 साल का, OBC में 3 साल का। डिसेबिलिटी के केस में आपके पास ये क्राइटेरिया अप्लाई हो जाता है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और डिसेबिलिटी में अलग अलग यहाँ पर आपको क्लॉज दिए गए हैं, तो जो भी इससे बिलोंग करते हैं वो इनसे रिलेटेड क्लॉज को एक बार पढ़ लें, समझ लें। तो ये आपको यहाँ पर चीज़ें दी गई है। अब इसके बाद हम आते हैं जो आपके स्टेट हैं और उनमें कौन कौन सी मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन जो रहेगी आपकी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश में आपकी इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु एंड उर्दू ये लैंग्वेज आपकी रहेंगी। और अरुणाचल प्रदेश में आप देख सकते हैं इंग्लिश हिंदी, आसाम में इंग्लिश हिंदी, आसामीज बंगाली। अगर आप गुजरात की बात करें तो इंग्लिश हिंदी गुजराती, ये मीडियम ऑफ एग्जाम जो है आपकी यहाँ पर रहने वाली है। तो आप उस हिसाब से अपने स्टेट को, अगर आप स्टेट स्विच करना चाहते हैं तो भी आप स्टेट को स्विच कर सकते हैं। बट आपको ये ध्यान रखना होगा, अगर आपने उस स्टेट में, मान लीजिए सपोज करो मैं राजस्थान से प्रॉपर हूँ और गुजरात में मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है, 10वीं और 12वीं की एग्जाम जो है मैंने उसमें लोकल लैंग्वेज मेरे एक सब्जेक्ट के तौर पर रही हुई है, तो मुझे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सपोज करो मेरी पढ़ाई राजस्थान में ही हुई है और मैं गुजरात से फॉर्म भर रहा हूं, तब वहां पर आपको एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना होगा। सिर्फ ये आपको प्रूव करना होता है उस एग्जाम में कि आपको जो आपकी लोकल लैंग्वेज है, जैसे गुजरात में हो तो गुजराती अगर आपकी लोकल लैंग्वेज
मुझे तो आपको लिखना और पढ़ना आता है। मतलब अगर सपोज करो आपको यहाँ पर पोस्टिंग मिलती है तो आप कस्टमर से डील कर सकते हो, बस इतनी ही उसकी रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। मेन जो आपका फोकस रहेगा वो आपका जो प्रीलिम एग्जाम है और जो आपकी मेन एग्जाम है उस पर रहेगा। तो देखते हैं वो एग्जाम किस तरीके से होती हैं। तो आप यहां देख सकते हैं जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होती है वो आपकी 100 मार्क्स की होती है और 100 क्वेश्चंस ही उसके अंदर होते हैं। और उसके अंदर आप देख सकते हैं किस तरीके से एग्जाम का पैटर्न है वो रहता है। इंग्लिश में अगर आप देखें तो मीडियम ऑफ एग्जाम इंग्लिश ही रहेगा और उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 और 30 रहेंगे और 20 मिनट का टाइम आपको अलग से दे दिया जाएगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी है उसमें 35 क्वेश्चन होंगे और 35 मार्क्स होंगे और 20 मिनट का टाइम होगा। और रीजनिंग एबिलिटी में भी 35 मार्क्स और 35 क्वेश्चंस और 20 मिनट्स का टाइम यहां पर भी दे दिया जाएगा। ओवरऑल आपको 1 आवर का टाइम प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए होता है, जिसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4, 1 नंबर आपको पॉजिटिव सही आंसर के लिए मिलेगा और 0.25 नंबर आपका वहां पर अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है तो उसमें कट जाएगा। तो ये चीजें आपके लिए प्रिलिमिनरी एग्जाम है। और याद रखिएगा प्रीलिम एग्जाम का मार्क्स आपके फाइनल मेरिट लिस्ट बनते टाइम जोड़ा नहीं जाता है। एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि प्रीलिम एग्जाम जो होती है, प्रिलिमिनरी एग्जाम जो होती है, वो आपके सिर्फ और सिर्फ एक एडमिट कार्ड है मेन एग्जाम को फेस करने के लिए। जैसे आप एडमिट कार्ड लेके जाते हो ना कि उस एडमिट कार्ड के थ्रू ही आपको एग्जाम सेंटर में एंट्री मिलती है, तो वैसा ही आप ये मान के चलिए कि प्रीलिम एग्जाम सिर्फ आपका एक एडमिट कार्ड है जो आपको मेन एग्जाम में एंट्री के लिए अवेलेबल कराता है। ठीक है, तो प्रीलिम एग्जाम के कोई भी मार्क्स आपके मेन एग्जाम में नहीं जोड़े जाते हैं। जो सारा आपकी मेरिट लिस्ट निकलती है वो सिर्फ और सिर्फ मेन एग्जाम के मार्क्स से ही निकलती है। तो इस बात को आप खास ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर इस चीज़ को भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं कि जो 10 टाइम्स है वो नंबर ऑफ जो वैकेंसीज आपके स्टेट में अवेलेबल है वहाँ से जितने भी वैकेंसीज है उसका 10 टाइम्स ये लोग बुलाते हैं मेन एग्जाम में। और उसके बाद फिर बाद में फाइनली धीरे धीरे करके उन बच्चों को निकाला जाता है। और जो बच्चे मेरिट लिस्ट में आते हैं उनको फिर कट ऑफ क्लियर कर जाते हैं तो उनका फिर फाइनली सिलेक्शन होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो मेन एग्जाम है उसका जो पैटर्न होता है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस जो जिसको हम जीए कहते हैं, जिसके अंदर आपके करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस हैं और फिर जो आपके स्टैटिक अवेयरनेस के जो क्वेश्चंस है वो इसके अंदर आते हैं। तो वो आपके 50 क्वेश्चंस आएंगे और 50 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा रोल प्ले कर रहा है। 50 मार्क्स आपको यहाँ से मिलने वाले हैं और 35 मिनट का टाइम मिलता है। टाइम काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है। जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन जो होते हैं उसके अंदर आपको टाइम की कोई कमी नहीं आती है, बस आपको पढ़ना बहुत कुछ रहता है। लगभग 6 महीने का पीछे का जो करंट अफेयर है और जो स्टैटिक अवेयरनेस है, बैंकिंग से रिलेटेड जो स्टैटिक अवेयरनेस है वो आपको काफ़ी ज़्यादा याद करना होता है। इंग्लिश है तो इंग्लिश में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के और अगेन 35 मिनट यहाँ पे मिलता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के और 45 मिनट का टाइम आपको यहाँ पर दे दिया जाता है। और रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड इसमें 50 क्वेश्चन और 60 मार्क्स के आपको होते हैं। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर 50 क्वेश्चन करने के आपको 60 नंबर मिलेंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि रीजनिंग में आपका थोड़ा सा मार्क्स जो है वो ज़्यादा रहता है और 45 मिनट का यहाँ पर आपको टाइम मिल जाता है। तो ऑल ओवर अगर आप देखें तो 190 क्वेश्चंस हैं और 200 मार्क्स हैं, जिसमें 2 और 40 मिनट्स का टोटल आपको टाइम मिल जाता है। और जो डिसेबल वगैरह होते हैं उनके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, वो आप जो इस कैटेगरी में आते हैं वो उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो कहने का मतलब मेन एग्जाम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस अगर मेन एग्जाम की आप बात करो, प्रीलिम एग्जाम की हम ज़्यादातर तैयारी करते हैं। बहुत सारे बच्चे जनरली ये सोच कर चलते हैं कि हम प्रीलिम पास करेंगे उसके बाद फिर हम मेन एग्जाम की तैयारी करेंगे। तो अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, आप में से जो भी स्टूडेंट्स हैं वो अलग अलग फेज़ में होंगे। कुछ स्टूडेंट ऐसे फेज़ में होंगे जिन्होंने अपना लगभग कोई ना कोई प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रखा होगा, मतलब पहले भी कभी कोई प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई किया होगा। और कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने अभी जस्ट शुरुआत ही करी है, कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट किया है। तो आप जिस भी पोजीशन पर हो, डजेंट मैटर, बट आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अब आपको अपनी पूरी मेहनत लगा देनी है इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने के लिए। और यकीन मानिएगा, मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आपकी लाइफ विल बी चेंज टोटली।
पूरी तरह से आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। अगर आप यहाँ पर सिलेक्शन ले लेते हैं तो बहुत ही चीज़ें आपके लिए चेंज हो जाएंगी। जो चीज़ें आपको किसी समय लोगों से नेगेटिवली सुनने को मिलती थी, वहाँ पर आपको अब पॉजिटिव चीज़ें सुनने की मिलेंगी। आपके आस पड़ोस के लोग और आपके जो रिश्तेदार हैं उनका नज़रिया आपके प्रति काफ़ी चेंज हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो आप ये दिमाग में रखिए कि अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे तो किस तरीके से आपकी फैमिली जो है एक अच्छी लाइफ जी पाएगी, किस तरीके से आप एक अच्छा लाइफ अपने लिए मतलब ऑब्टेन कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर आप तैयारी करें और पूरी जी जान आप इसमें झोंक दीजिए। अब मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि अगर आपने प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो थोड़ी बहुत कर रखी है और आप अगर पूरा सिलेबस आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, तो मैं आपको एक सजेशन जरूर दूंगा। हालांकि इसकी जो प्री एग्ज़ाम है वो आपकी फरवरी 2025 में होगी और उसके बाद लगभग महीने से 1.5 महीने के बाद आपकी मेंस एग्ज़ाम होगी। तो आप ये मान के चलिए कि मार्च अप्रैल के अराउंड आपकी मेन एग्ज़ाम होगी। ठीक है, तो अभी दिसंबर चल रहा है तो आपके पास जनवरी और फरवरी लगभग 1.5 से 2 महीने का समय आपके पास अवेलेबल है। आप उसमें एक अच्छी खासी तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आप सिर्फ सिर्फ आप थोड़ा सा आप करंट अफेयर को भी ध्यान दीजिएगा। अभी जैसे आप प्री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अगर आप करंट अफेयर को देना नहीं चाहते हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं, कोई बात नहीं, डेली का आधा घंटा ही सही लेकिन आप करंट अफेयर को टाइम दीजिएगा। क्यों? क्योंकि जनरली क्या होता है कि प्री एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद हम सोचते हैं कि करंट अफेयर करेंगे और उसके बाद फिर आपको लगभग 10 से 15 मिनट, SBI सबसे कम टाइम देता है प्री एग्जाम के रिजल्ट और मेन एग्जाम के बीच में। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आपके 10 से 15 दिन में आप फिर मेन एग्जाम के जो क्वेश्चंस हैं, जो रीजनिंग है और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, उनके मेन एग्जाम के क्वेश्चन की भी आपको प्रिपरेशन करनी है। तो उतने 10 दिन में आप ये सारी चीज़ें नहीं कर पाओगे। तो अभी से आप ये थोड़ी सी तैयारी रखिएगा कि करंट अफेयर और जो बैंकिंग अवेयरनेस है, बैंकिंग की जो स्टैटिक चीज़ें हैं, वो आप थोड़ा थोड़ा डेली करते रहें। ठीक है, जैसे स्टैटिक अवेयरनेस में जो आपके कंट्री कैपिटल करेंसीज हैं, डैम्स हैं, सेंचुरीज हैं, जो कि हालांकि अब इनका वेटेज जो है थोड़ा कम हो गया, लेकिन एक बार के लिए आप ये कंट्री कैपिटल करेंसीज तो आप मान के चलें कि ये हर बार पूछा ही जाता है। दूसरा कि जो बैंक के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है उस पर आप थोड़ा ज़्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको जनरल नॉलेज नहीं बोला है, जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस बोला है। तो जैसे बैंक की कुछ आपकी करंट अफेयर की न्यूज़ आती है कि किसी बैंक ने कोई एप्लीकेशन लॉन्च किया है या फिर कोई स्कीम लॉन्च किया है, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उनको थोड़ा सा आप डिटेल में पढ़ें और बैंकिंग अवेयरनेस के जो क्वेश्चंस हैं वो आप थोड़े से अच्छे से पढ़ के रखें। और ये सारी चीज़ें करेंगे तो आप देखिए आपके लिए, आप ये मान के चलिए कि रीजनिंग जो है, रीजनिंग लगभग सभी बच्चे रीजनिंग की तैयारी करेंगे। मैथ्स की तैयारी भी लगभग सभी प्री में करते हैं। तो रीजनिंग और मैथ्स में लगभग सारे बच्चे उतना ही स्कोर करेंगे। हो सकता है किसी का मैथ्स अच्छा हो तो किसी का रीजनिंग अच्छा होगा। तो ओवरऑल इनका जो वेटेज है, इनका जो मार्क्स है लगभग सेम ही रहेगा। और इंग्लिश में जिसकी इंग्लिश अच्छी है उसको तो बहुत ही बेनिफिट है, लेकिन लगभग बच्चों की इंग्लिश उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। तो आपके लिए जो एक तरीके से फाइनली जो एक तरीके से आप ये कहें ना, जो गेम चेंजर आपके लिए होगा करंट अफेयर। अगर करंट अफेयर आपने अच्छे से कर लिया तो आप ये मान के चलिए कि आपको बहुत ज़्यादा एक बेनिफिट मिल जाएगा। और मेरिट मार्क्स में अच्छा मेरिट आने के बाद आपको बहुत ज़्यादा एक ये हो जाता है कि आपको जो भी जहाँ पर भी आपका वो है लोकेशन, उसके आसपास आपको पोस्टिंग मिल जाती है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा कि आप जनरल अवेयरनेस की तैयारी अभी से शुरू कर दें। थोड़ी ही करें लेकिन तैयारी कर दें, और जैसे ही प्री एग्जाम कंप्लीट हो जाए उसके बाद जनरल अवेयरनेस को आप बहुत अच्छे से प्रॉपरली तैयार कर लीजिएगा। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं कि अभी आप जनरल अवेयरनेस थोड़ा बहुत पढ़ें और जो कम से कम एटलीस्ट जिन्होंने शुरुआत ही करी है वो कम से कम एटलीस्ट इतना तो कर ही सकते हैं कि जो स्टैटिक अवेयरनेस के क्वेश्चन है वो कर लें। और बैंकिंग के जो क्वेश्चन आते हैं जिसमें RBI है, RBI कब एस्टेब्लिश हुआ था, बैंक कौन कौन सी बैंक्स हमारे हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स कौन कौन सी हैं, उनके टैगलाइंस क्या हैं, ये सारी चीज़ें आप एटलीस्ट याद कर लीजिए प्री एग्ज़ाम के पहले। इसके बाद जैसे ही प्री एग्ज़ाम हो जाती है उसके बाद 6 महीनों का आपको जो करंट अफेयर है वो आपको करना होगा, तो वो तुरंत ही आप स्टार्ट कर दीजिएगा। और उसके बाद फिर आप जो रीजनिंग और मैथ्स में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आप मेंस एग्जाम के जो क्वेश्चंस है
उनको भी सॉल्व करना शुरू कर दीजिएगा। वेट मत करिएगा कि रिजल्ट आएगा उसके बाद हम करेंगे, क्योंकि वेट जनरली एसबीआई ऐसा ये देखा जाता है कि प्री एग्जाम का रिजल्ट आने के 10 से 15 दिन के अंदर अंदर वो मेन एग्जाम करा देते हैं, तो आपके पास बहुत ही कम समय उस समय रहेगा, तो इसलिए आप थोड़ा सा पहले से ही प्रिपेयर रहें। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पर देखनी है। यहाँ पर जो अप्रेंटिस होते हैं, अप्रेंटिस आप जैसे जानते होंगे कि जो एसबीआई एक अप्रेंटिस की भी वैकेंसी निकालता है, जिसमें 11 महीने वो एसबीआई में जॉब करते हैं एज अ रेगुलर क्लर्क की तरह ही वो जॉब करते हैं, बट वो 11 महीने के लिए ही पोस्टेड होते हैं। उसके बाद एसबीआई चाहे तो उन्हें कंफर्म कर लेता है, अदरवाइज वो कंफर्म नहीं होते, तो उनको 2.5% का यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स जो भी हैं उसका 2.5% वहाँ पर एक बेनिफिट यहां पर मिल जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी एसबीआई में कुछ समय तक काम किया हुआ है, इसलिए उनको ये एक बेनिफिट यहां पर मिल जाता है। और एक और चीज यहां पर आपको देखने लायक है कि जो वेट लिस्ट होता है, वेटिंग लिस्ट होती है, तो 50% वैकेंसीज, जितनी वैकेंसीज हैं उसका 50% वैकेंसीज आपको वेटिंग लिस्ट में रखी जाती है। तो जैसे अगर 100 वैकेंसीज हैं तो उसका 50% मतलब 50 लोग जो हैं वो वेटिंग लिस्ट में रखे जाएंगे। और अगर वो 100 लोगों में से कुछ लोग वहां पर नहीं आते हैं किसी कारणवश, किसी भी वजह से, मतलब उन्होंने सपोज कर लो कि उनका कहीं और सिलेक्शन हो गया तो वो वहां चले गए, या फिर किसी कोई उस मतलब जहां पर जिनका सिलेक्शन हुआ है वो उसे ऑप्ट नहीं कर रहे हैं, या किसी वजह से किसी का कोई डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है या फिर कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो उस वजह से अगर कुछ लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो जो वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट है उनको वहां पर फिलअप किया जाता है। तो वेटिंग लिस्ट भी निकाली जाती है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है वो आपका फरवरी 2025 के अंदर होगा, और उसके बाद आप ये मान के चल सकते हैं कि वो उसके बाद आपका मेन एग्जाम होगा, और जो लगभग 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और बाकी से सारी चीज़ें तो आपके लिए बहुत बाद की बातें हैं, तो आप ये सब समझ सकते हैं। बेसिक पे जो है आपको, और बाकी आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि जो एसबीआई है उसमें आपकी जो बेसिक पे होती है वो बाकी बैंक्स से थोड़ी ज़्यादा होती है। हालांकि आप ये भी समझिए कि उसमें वर्कलोड भी थोड़ा ज़्यादा होता है, बट आपकी जो ग्रेड पे है, जो बेसिक पे है, वो भी आपकी यहाँ पर बाकी बैंकों से ज़्यादा होती है। तो ये आपको प्लस पॉइंट आपको यहाँ पर मिल जाता है। और एसबीआई का टैग आपके साथ लगता है तो वो अपने आप में काफ़ी बड़ी बात होती है। प्रोबेशन पीरियड जो होता है वो आपको यहाँ पर दिया जाता है। जो एग्ज़ाम आपकी कंप्लीट हो जाती है, मेरिट लिस्ट निकलने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आपका यहाँ पर प्रोबेशन पीरियड होता है, जो एक तरीके से आप कंफर्म नहीं होते हो, जो कि आपका होता है 6 महीनों का प्रोबेशन पीरियड होता है। उसके बाद फिर आप वहाँ पर कंफर्म अगर हो जाते हो तो फिर फाइनली आपको कंफर्मेशन लेटर वहाँ पर मिल जाता है। और दूसरा, प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग जो SC ST या OBC से हैं तो उनको प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग, तो एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम से किस तरीके से डील करना है, किस तरह से क्वेश्चन आता है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर एक ट्रेनिंग के फॉर्म में दिया जाता है। अब कैसे अप्लाई करना है, तो कहीं पर भी आप देखिए, आप सीधा ये जो आपको लिंक दिया गया है इस लिंक पर जाइए। एसबीआई की आप जो साइट है sbi.co.in पर जाइए, वहां पर करियर का एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, उस करियर में जाइएगा, वहां पर करंट ओपनिंग होगा, अप्लाई नाउ पर क्लिक करके आप उसे कंटिन्यू अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अंदर आपको जो मेन जो चीजें आपको ध्यान रखनी है वो आपको ये ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको ये ध्यान रखना है कि एक तो फोटोग्राफ है, आपके सिग्नेचर है, लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन है, और हैंड रिटन डिक्लेरेशन, जो कि आपको ये लिखना है, आपकी खुद की राइटिंग में ये लिखना है। ये राइटिंग इसलिए करते हैं कि कैंडिडेट जो है उसको आइडेंटिफाई कर सकें। तो ये जो आपको दिया हुआ है ना यहाँ पर, जैसे आई, फिर नेम ऑफ द कैंडिडेट, आपका जो भी नाम है वो लिखना है, डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ, और बाकी हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर लिखनी है। एक ब्लैंक पेज में आप इसे लिख लीजिएगा और उसका फिर फोटो खींच के फिर उसे आपको अपलोड करना है। और अपलोड करते समय आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, उनकी साइज़ जो होती है वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, वो
क्लियरली विजिबल होना चाहिए। इस चीज़ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर वो क्लियरली विजिबल नहीं होगा तो आपकी जो एप्लीकेशन होगी वो रिजेक्ट हो जाएगी, और सब कुछ करने के बाद अगर आपकी एप्लीकेशन ही रिजेक्ट हो जाएगी तो फिर फाइनली कोई मतलब नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम वैकेंसीज आने तक आपको वेट करना पड़ेगा। तो ऐसी किसी के साथ कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए जब भी एग्जाम फॉर्म भरें तो आप किसी की गाइडेंस ले लें। जैसे यहाँ फोटोग्राफ में आपको दिया गया है कि इमेज की जो साइज है 4.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, ठीक है। और अगर पिक्सल्स डायमेंशन की बात करें तो पिक्सल में अगर आप देखें तो 200 to 230 पिक्सल की होनी चाहिए, और साइज 20 to 50 KB के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। और ये सिग्नेचर में भी आपको यही 10 to 20 KB के अंदर वो फाइल होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद ही आप अगर साइज़ में कम ज़्यादा होगा तो सिस्टम आपको ऑटोमेटिकली बता देगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो चीज़ें हैं वो क्लियरली विजिबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत डार्क फोटो खींची है जिसकी वजह से वो दिखाई ही नहीं दे रही है। तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर आपको नहीं क्रिएट करनी है। तो अब कहने का मतलब बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई हुई है, बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई हैं, ठीक है, जिसमें लगभग 13,700, अब नियर अबाउट मान के चलें तो 14,000 वैकेंसीज हैं। और आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की। अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप यकीन मान के चलिए आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी, सोसाइटी का जो नज़रिया है वो आपके प्रति काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आप ये मान के चलिए कि आपकी एक अच्छी खासी मेहनत से आपके माता पिता का जो सर है वो गर्व से ऊंचा हो जाएगा। तो इस चीज़ के लिए तैयारी करिए, और तैयारी इस तरीके से करनी है कि आपको सभी सब्जेक्ट को साथ में लेकर चलना है। हो सकता है आप में से कई लोग ऐसे हों जिनका इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा वीक है, तो मैं एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगा इंग्लिश के लिए कि भाई इंग्लिश के लिए आपको सिर्फ रीडिंग पर डिपेंड रहना है। अगर आप ग्रामर आपका अच्छा है तो अच्छी बात है, नहीं अच्छा है तो एक बार ग्रामर आप पढ़ लीजिए, उसके बाद सिर्फ रीडिंग करिए। जो आर्टिकल्स आपको मिलते हैं, इंग्लिश आर्टिकल्स मिलते हैं, वो आप पढ़िए। आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, आपको क्या बोलते हैं PDF वगैरह मिल जाती हैं, तो वो सारे आर्टिकल्स आप पढ़िए। आर्टिकल जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा अब सेल्फ स्टडी करनी है। ऐसा नहीं कि यूट्यूब पर आपने कोई वीडियो देख लिया और आपको लगता है कि मैंने आर्टिकल पढ़ लिया है, मेरा आर्टिकल का काम कंप्लीट हो गया है। ऐसा नहीं करना है, आपको खुद पढ़ना है, खुद पढ़ना है। कोई वर्ड अगर नहीं समझ में आता है तो आपके पास डिक्शनरी होती है मोबाइल के अंदर ही, डिक्शनरी ओपन करके उसका मीनिंग जानना है और उसको फिर कहीं लिख लेना है ताकि आप बार बार उसे मेमोराइज करते रहो। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें करनी है और अपनी जी जान झोंक देनी है। उम्मीद करता हूँ आने वाला समय, आने वाला ये जो नोटिफिकेशन है आपके लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी साबित हो और इसमें आप सभी का सिलेक्शन हो, ऐसी उम्मीद के साथ जय श्री राम।